नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। SIR इलेक्शन कमीशन का है दायरा इख्तियार, इस पर पार्लियामेंट में नहीं हो सकती बहस। लोकसभा में अमित शाह का बयान, अपोजिशन पर कड़ी तनकीद। लोकसभा में अमित शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन ने किया वॉकआउट। राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह ने हमारे सवालों का नहीं दिया जवाब। SIR बैकडोर, NRC के सिवा कुछ नहीं। मजहब की बुनियाद पर इंतखाबी हक से किया जा रहा है महरूम। असदुद्दीन अवैसी का पार्लियामेंट में खिताब। हिंदुस्तान में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने ने H-1B वीज़ा और दरख्वास्त गुजारों के लिए अपॉइंटमेंट्स अगले साल तक कर दिए हैं मौखर। और अब खबरों की तफसील। लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस के दौरान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऐवान वोटर लिस्ट पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR पर बहस नहीं कर सकता, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दायरा इख्तियार में आता है। शाह ने दावा किया कि अपोजिशन परेशान है क्योंकि मुल्क के लोग इन्हें वोट नहीं देते और SIR गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम हज़फ कर देगा जो इनकी पुश्तपनाही करते हैं। अमित शाह ने कहा कि जमहूरियत में दोहरा मेयार नहीं चलेगा। जब आप जीत जाते हैं इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा होता है, जब आप हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन बेकार है और बीजेपी पर और स्कीमा पर काम करने का इल्जाम लगाया जाता है। विपक्ष के नेता ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मतदाता सूची ठीक नहीं है, इसको सुधार करना चाहिए, तो भाई गहन पुनर्निरीक्षण क्या है, SIR क्या है, मतदाता सूची का सुधार करने की प्रक्रिया है और वो कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं, पुरानी मतदाता सूची कर रहे हैं तो भी विरोध कर रहे हैं। भाई मतदाता सूची पुरानी हो या नहीं, आपका हारना तय है। ये मतदाता सूची से नहीं होगा। मान्यवर, उन्होंने कहा अपने लॉजिक के समर्थन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी एंटी इनकम्बेंसी का सामना नहीं करना पड़ता। मान्यवर, एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ होती है जो जनहित के विरुद्ध काम करे। ये बात सही है कि भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोध बहुत कम करना पड़ता है। हमारी सरकारें बार बार चुनकर आती हैं, चाहे राज्य में है या केंद्र में, परंतु ऐसा नहीं है कि हम 2014 के बाद एक भी चुनाव नहीं हारे। छत्तीसगढ़ में 18 में हारे, राजस्थान में 18 में हारे, मध्य प्रदेश में 18 में हारे, कर्नाटक में भी 14 के बाद हारे, तेलंगाना में हम जीत नहीं पाए, चेन्नई में हम जीत नहीं पाए, बंगाल में भी हम हारे। भाई तो तब तो ये मतदाता सूची बहुत अच्छी होती है, टब से नए कपड़े पहनकर आप शपथ ले लेते हो। उस वक्त मतदाता सूची का विरोध नहीं करते हो, और जब मुंह की पटखनी पड़ती है बिहार की तरह, तब मतदाता सूची का विरोध करते हो। माननीय मेरे दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे लोकतंत्र में। जब आप जीतते हो तब चुनाव आयोग महान है, जब आप हारते हो तो चुनाव आयोग निकम्मा है, बीजेपी का कहने पर चलता है। जब आप जीतते हो मतदाता सूची अच्छी है, मतदाता सूची अच्छी है, और जब आप हारते हो तो मतदाता सूची खराब है। मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस प्रकार का भ्रांति फैलाए तो फैलाए। मेरा दायित्व है कि इस देश की जनता को एक ड्यूअल स्टैंडर्ड की जानकारी देना, जो मैं आज इस सदन में खड़े होकर दे रहा हूं। लोकसभा में अमित शाह की तकरीर के दौरान अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने मुदाखलत की और अहम मौजू पर बात न करने का इल्ज़ाम लगाया। जवाब में अमित शाह ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए राहुल गांधी से कहा कि पार्लियामेंट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलेगा। स्पीकर सर, मेरा कल एक सवाल था जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार डिसीजन लिया गया कि इलेक्शन कमिश्नर्स को फुल फुल इम्यूनिटी दी जाएगी। ठीक है, ये है ना, इसका जवाब इसका पीठ में खत्म नहीं किया सर। इसके पीछे जो थिंकिंग थी वो हमें सबसे पहले बताएं। ठीक है। दूसरी बात, नहीं
हरियाणा की जहां इनने बात की, इन्होंने एक उदाहरण लिया, वहां पर अनेक उदाहरण हैं। नहीं, वो भी आपने दिया था ना, 19 वो भी आपने दिया था, 19 इसलिए लाख दिया वो भी। 19 लाख वहां नहीं, पे फेक लोग वो वोटर्स उदाहरण हैं। आपने दिया था, इसलिए उनका जवाब दिया उन्होंने। और ये भी हमें बता दीजिए, एक्चुअली लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेट अस गो, लेट अस हैव वेरी गुड आइडिया, लेट अस हैव अ डिबेट ऑन माय प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमित शाह जी, आई चैलेंज यू टू हैव अ डिबेट ऑन द 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है, बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। माननीय, प्लीज माननीय, आपने बात की थी, प्लीज। उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में दोनों चुनाव में वोट कैसे दे रहे माननीय, हैं? प्लीज ये भी जवाब दे दीजिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुनसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं। और लोकसभा में इंतखाबी इस्लाहात पर बहस पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जवाब के दरमियान अपोजिशन अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान हुक्मरां पार्टी के अरकान ने अपोजिशन अरकान पर शदीद तंज किया। दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मांगा। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद का समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय बर्बाद किया? ये दिखा रहे, हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई सामने में आया तो डर गए, सुनने का कैपेसिटी तक नहीं है और इतना गुमराह किया। पिछले लोकसभा एलओपी और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी का कहना है कि अमित शाह ने हमारे सवालों का जवाब नहीं दिया। ये मुकम्मल तौर पर दिफाई जवाब था। राहुल ने कहा कि इन्होंने एक शफाफ वोटर लिस्ट की बात पूछी, लेकिन अमित शाह ने इसका जवाब नहीं दिया। और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जाम्पल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पॉन्स। आपने उनका चेहरा तो देखा होगा। देखिए, मैंने 2-3 चीजें कही थी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को लेकर इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है, तो मतलब वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी आप लोगों को? वॉकआउट सही। एआईएमआईएम के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में इल्जाम लगाया कि एसआईआर बैकडोर एनआरसी है और मजहब की बुनियाद पर लोगों को इंतखाबी तौर पर हक रायदही से महरूम करने के लिए ताकत का एक गलत इस्तेमाल है। इंतखाबी इस्लाहात पर बहस में हिस्सा लेते हुए अवैसी ने इत्तफाक राय पैदा करने और वोट देने के हक को बुनियादी हक बनाने पर भी जोर दिया। इन्होंने जोर देकर कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट से बड़ा नहीं हो सकता। Sir, I would like to point out at the outset that SIR is violative of parliamentary legislation. It violates the powers prescribed by Parliament. It's contrary to the judgment of Supreme Court, a 3 judges judgment of Lal Babu Hussain.
and it is a malified exercise of power to selectively disenfranchise on the basis of religion. Sir, Election Commission of India cannot be bigger than Supreme Court and Parliament of India, sir. Sir, may I point out to you, sir, the representation of the RP Act of 1950 and Registration Electoral Rules 1960 prescribe that inclusion in the electoral roll will be based on self-declaration of citizenship backed by one of 6 documents of identity prescribed in Form 6 of 1960 rules, including Aadhaar. Now, this is an act which was passed in Parliament, sir. Supreme Court, in its Lal Babu Hussain judgment, held that once an voter has been included in the electoral roll, there is a presumption that they are citizens and they cannot be removed except by an inquiry into the citizenship of the राजस्थान के वज़ीर आला भजनलाल शर्मा ने जयपुर में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन में तारकीन वतन राजस्थानियों पर जोर दिया कि वो राजस्थान का दौरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्थान तारकीन वतन भाई चाहे वो मुल्क या दुनिया में कहीं भी हो अपनी मिट्टी से जुड़े रहते हैं। ज़िंदगी आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में ले जाए, आपका दिल हमेशा इस सरजमीन और इसकी सकाफत के लिए धड़कता है। भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस तकरीब में 20 ममालिक के 5000 से ज़ायद गैर मुल्की मंदूबीन शिरकत कर रहे हैं। कि लगातार हमारी सरकार के संपर्क में आप रहें। हम एक नया पोर्टल और बनाना चाहते हैं। वो पोर्टल जो होगा हमारा प्रवासी राजस्थानियों के लिए होगा, जिसमें आप कोई भी समस्या डालेंगे तो निश्चित रूप से उसी दिन हमारे पास आ जाएगी। हमारी जिम्मेदारी रहेगी कि उसका हम समाधान करें। हम चाहते हैं, क्योंकि आप कहेंगे कि हमारे पास आज मेरे पास आई थी कई बातें एयर कनेक्ट। मरकजी वज़ीर सियाहत और सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत ने यूनेस्को की जानिब से हिंदुस्तान के दिवाली त्यौहार को आलमी सकाफती विरसे के तौर पर नामजद करने पर मुसर्रत का इजहार किया। मरकजी वज़ीर ने कहा कि हिंदुस्तान की बदलती हुई ताकत और आलमी शनाख्त की अलामत है, क्योंकि आज इंटर गवर्नमेंटल कमेटी ऑफ हेरिटेज जो यूनेस्को की एक बॉडी है, उसने भारत के दीपावली त्यौहार को विश्व की धरोहर के रूप में नामित किया है। ये निश्चित रूप से न केवल एक हमारे इस त्यौहार की पहचान है, वैश्विक स्तर पर पहचान है, अपितु भारत की बदलती हुई ताकत, बढ़ती हुई ताकत और बदलती हुई वैश्विक पहचान का प्रतीक भी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए जिस तरह से निरंतर हम सबका मार्गदर्शन किया, उन्होंने जिस तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लीडरशिप की, आज उसके चलते हुए ये शुभ दिन हम 140 करोड़ भारतीयों को देखने को मिला है। आज का दिन उत्सव का दिन। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने दिवाली त्यौहार को यूनेस्को की फहरिस्त में शामिल किए जाने का खैर मकदम किया। रेखा गुप्ता ने कहा कि ये मुल्क के लिए खुशी और फख्र का मौका है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत सिंह मान ने कहा कि जापान और जनूबी कोरिया के हालिया दौरे के दौरान सरमायाकारों का ज़बरदस्त रद्दअमल रियासत की सनती तरक्की में एक नया संग मील साबित होगा। जापान और जनूबी कोरिया के दौरों के अपने तजुर्बात बताते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उन्होंने पंजाब को पूरी दुनिया में सनत के उभरते हुए मरकज़ के तौर पर पेश किया। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मकसद रियासत में सरमायाकारी को मुस्तहकम करना और सनती तरक्की को तक़वियत देना था। सो ਅਸੀਂ जापान ते साउथ कोरिया का एक बड़ा कामयाब टूर करके वापस आए हैं ते मेरा फर्ज बनता है, मैं अपना फर्ज समझदा इस गल का कि मैं मीडिया राही तुहाडे राही मैं पंजाब दे लोकां नूं, पंजाब के नागरिकों नूं, पंजाब के नौजवान मुंडे कुड़ियां जिन्हां ने अपने फ्यूचर लिए बहुत सारे सुपने लिखे हुए ने। आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत की जानिब से आंगनवाड़ी वर्करों के लिए फलाही इक़दाम किए जा रहे हैं। इन वर्करों को जदीद टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए हुकूमत ने 58,402 आंगनवाड़ी वर्करों को 5G नेटवर्क के नए मोबाइल फ़ोन्स फराहम किए हैं। विजयवाड़ा में मुनक़िदा एक तकरीब के दौरान रियासती वज़ीर सिंधिया रानी ने आंगनवाड़ी वर्करों में मोबाइल फ़ोन तकसीम किए। ఈరోజు 55,706 అంగన్వాడీ సెంటర్స్కి అలాగే అక్కడ ఉన్నటువంటి సూపర్వైజర్లకి అందరికీ కూడా 5G ఫోన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, స్మార్ట్ ఫోన్స్. ఆ ఫోన్లతో అక్కడ ఉన్నటువంటి అంగన్వాడీ టీచర్స్ వాళ్ళ తాలూకా
కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మరికాస్త విస్తృతం చేసి స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉపయోగించి उत्तर प्रदेश वक्फ ट्राइब्यूनल ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और दीगर की दरख्वास्त पर उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 6 माह की तौसीक कर दी। वक्फ बोर्ड के हुक्काम ने ट्राइब्यूनल के फैसले का खैर मकदम किया। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महरी ने भी इस इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इसे खुश आइंद राहत करार दिया। इन्होंने तमाम मतवलियों पर जोर दिया कि इस तौसीई मुद्दत के अंदर अपने वक्फ इमलाक के ज़रिए इल्तवा रजिस्ट्रेशन को मुकम्मल कर लें। मेरा नाम दिलशाद खां, आप यहाँ पे इंस्पेक्टर सुन्नी वक्फ बोर्ड। आज ये जो डेट आज उम्मीद पोर्टल के लिए एक जो जजमेंट हुआ है वक्फ बोर्ड की कोशिश से, वक्फ ट्रिब्यूनल से जो 6 महीने का टाइम बढ़ाया गया है, उससे कौम को बहुत राहत मिलेगी और जो पोर्टल पर चढ़ने से वक्फ रह गए हैं वो चढ़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक खौफनाक हादसा पेश आया। 2 कारें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी में आग लग गई। कुछ लोग गाड़ी से निकलने में कामयाब हो गए। 5 लोग गाड़ी का दरवाज़ा नहीं खोल सके, जिसकी वजह से वो अंदर ही झुलसकर हलाक हो गए। वो मदद के लिए चीख रहे थे, लेकिन कोई इनकी मदद ना कर सका। सड़क पर गिरने वाले 4 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किलोमीटर 51 पर एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक वैगन आर गाड़ी जो कि सड़क के किनारे की तरफ खड़ी हुई थी, किसी काम से वो लोग रुके होंगे, और उसके पीछे से आके एक ब्रेजा गाड़ी ने टक्कर मार दी। वैगन आर गाड़ी CNG की थी, तो उसमें ब्लास्ट हुआ और उसमें आग लग गई, जिसकी वजह से 5 लोगों की यहाँ पर डेथ हुई है। 5 लोग घायल हैं, जिनको रेफर किया गया है। दिल्ली में ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट मुनक़िद हुई। इस दौरान बेकन ग्लोबल कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट दिव्यांश कौशिक ने कहा कि AI मुमकिना तौर पर ख़तरनाक टेक्नोलॉजीज़ में से एक है जो हम तैयार कर रहे हैं। इसे ग्लोबल यूज़ टेक्नोलॉजी के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। Help companies, all the major tech companies, smaller tech companies, AI companies navigate geopolitical issues, trade, tariffs, export controls. And I think AI is one of the most decisive and possibly dangerous technologies that we are developing that needs to be treated as a dual-use technology. The entirety of the AI infrastructure stack, from GPUs to models. ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट में शामिल डेविड मेंगोजाटो ने कहा कि AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए किसानों को काफ़ी फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि AI टेक्नोलॉजी सेहत, तालीम समेत दीगर शोबों के लिए काफ़ी मौसर साबित होगी। In the field, with a simple using a phone, the farmer can understand what happened to their crops and receive in a matter of seconds specific treatment recommendation, organic treatment or active ingredient recommendation. So imagine before this technology, farmer was still relying on physical check. So someone that personally was going there and checking what happened to the crop. So imagine the cost of this kind of approach. With AI, we can democratize this by just put an agronomist in every. ख़वातीन और बच्चों की तरक्की के मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने दिल्ली में काशी तमिल संगम तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी ज़बानों को फ़रोग़ देने और हिंदुस्तान के लिसानी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। कि काशी तमिल संगमम 4.0 इसकी शुरुआत, ये कार्यक्रम चल रहा है और इसमें मुख्य रूप से देखें तो इंडिया मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया, इस थीम पे ये कार्यक्रम है। और ये संगमम केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ये भारत की उस प्राचीन सभ्यता का भी उत्सव है जो एक दूसरे के साथ उत्तर और दक्षिण को जोड़ने वाला, यानी एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो हमारी थीम है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये जो संकल्प है, उसको ये साकार करता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। और जैसा हम इटली के वज़ीर ख़ारजा एंटोनियो ताजानी ने नई दिल्ली में वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के साथ मुज़ाकरात किए। इस दौरान जयशंकर ने कहा कि दोनों ममालिक की हुकूमतों के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात उस्तवार हुए हैं। हमारी शराकतदारी जमहूरी इक़दार पर कायम है। Our partnership, which is built on democratic values, it is on respect for civilization, for culture, for heritage,
and our commitment to a stable, secure, and prosperous world. As I said, these meetings we have in each other's countries, but also sometimes if we are somewhere else, are very useful. We constantly talk to each other, we renew our agenda. And today I want to welcome you and your delegation to India. You've just had a very good meeting with the Prime Minister. So I think in many ways that has given a very clear direction to the future development of our ties. मराकश के शहर फिज में 2 4 मंजिला इमारतें मुनहदिम हो गई। इस हादसे में 19 अफराद की मौत हुई है। मराकश की सरकारी खबर रसा एजेंसी ने बताया कि 2 रिहायशी इमारतों में 8 खानदान रिहाइश पजीर थे। 16 अफराद जख्मी हुए जिन्हें करीबी अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया। मराकश में ख़ास तौर पर कदीम शहरों में बिल्डिंग कोड्स अक्सर नाफिज नहीं होते। लोगों ने अवामी खिदमात में अदम मसावत को दूर करने के बजाय नए स्टेडियम में सरमायाकारी करने पर हुकूमत पर तनकीद की। हिंदुस्तान में मौजूद अमरीकी सिफारत खाने ने H1B वीज़ा और दरख्वास्त गुजारों के लिए अपॉइंटमेंट अगले साल तक मौखर कर दिए हैं। एक्स पर जारी एक एलामिया में मुतनब्बे किया गया है कि किसी भी वीज़ा दरख्वास्त दहिंदे को दोबारा शेड्यूल के बारे में मुतला किया जाएगा और पहले से तयशुदा इंटरव्यू की तारीख पर कौंसिल खाने पहुँचने वाले को दाखिला नहीं दिया जाएगा। तो अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। अमेरिका की जानिब से सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी के निफाज के बाद H1B वीज़ा और दीगर वीज़ा एप्लीकेंट्स के लिए हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में अपॉइंटमेंट्स अगले साल तक मुअख्खर कर दिए गए हैं। अब ये इंटरव्यू मार्च 2026 में लिए जाएंगे। सोशल मीडिया वेटिंग पॉलिसी की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल पर हिंदुस्तान में अमरीकी सिफारत खाने ने एक्स पर यह नोटिफिकेशन जारी किया। सिफारत खाने ने वाज़े किया है कि जिन एप्लीकेंट्स को नए शेड्यूल से मुताल्लिक ईमेल मौसूल हुई हैं वो सिर्फ नई तारीख पर ही इंटरव्यू के लिए हाजिर हों। पुरानी तारीख पर आने वालों को कौंसुलेट में दाखिला नहीं दिया जाएगा। दूसरी जानिब अमेरिका ने इस साल जनवरी से अब तक 85,000 वीज़े मनसूख किए हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने बयान में कहा कि सरहदी तहफ़्फ़ुज़ और इमिग्रेशन मॉनिटरिंग उनकी अव्वलीन तरजीह है। ऐलान में मजीद कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा मार्क रूबियो एक ही पॉलिसी एजेंडा पर काम कर रहे हैं और ये कार्रवाइयाँ आगे भी जारी रहेंगी। फॉरेन डिपार्टमेंट ने ट्रंप की तस्वीर के साथ एक पोस्टर भी शेयर किया जिस पर मेक अमेरिका सेफ अगेन का कैप्शन दर्ज था। अमरीकी इंतज़ामिया ने दिसंबर के वस्त से आखिर तक मुनक़िद होने वाले इंटरव्यूज़ को अगले साल मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया है। ताहम इससे कितने एप्लीकेंट्स मुतासिर होंगे इसकी तादाद नहीं दी गई है। सोशल मीडिया स्क्रीनिंग सिर्फ H1B प्रोग्राम की जांच के लिए हाल ही में शुरू की गई है जो हुनरमंद गैर मुल्कियों के लिए इमिग्रेशन का बुनियादी तरीक़ेकार है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।